अब हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। नेक्स्ट सेशन के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं मेरे सहयोगी, मेरे वरिष्ठ सहयोगी सुमित अवस्थी जी को। सुमित अवस्थी जी प्लीज मंच पर आएं। और इसके साथ साथ मंच पर मैं आमंत्रित करता हूं वरिष्ठ वकील और वरिष्ठ कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी जी को। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। और साथ ही मंच पर मैं स्वागत करता हूं पूर्व राज्यसभा सांसद, पूर्व राजदूत पवन वर्मा जी को। प्लीज पवन जी आप भी मंच पर आइए, जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। और वर्चुअली इस कार्यक्रम में हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी भी जुड़ रहे हैं, उनका भी तालियों के साथ जोरदार स्वागत कीजिए। आप सभी का स्वागत। और सुमित जी, ओवर टू यू। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए एक बार फिर से तीनों खास मेहमानों का। राज्यसभा के वर्तमान सांसद, 4 बार के सांसद हमारे साथ अभिषेक मनु सिंघवी जी हैं, डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी जी, डॉक्टर पवन वर्मा मेरे साथ हैं, राजनयिक, डिप्लोमैट, हिस्ट्री के जानकार, पता नहीं क्या 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 क्या, मतलब मैं परिचय दूंगा तो फिर आधा घंटा ऐसे ही निकल जाएगा। और साथ में पूर्व केंद्रीय मंत्री और एचआरडी मिनिस्टर रहे प्रकाश जावड़ेकर जी हमारे साथ जूम लिंक से जुड़े हैं। प्रकाश जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच। आप फिजिकली यहाँ होते तो और मज़ा आता, इस फोरम को देख के ये मंच पूरा भर जाता, पर हम आपकी इस कमी को आई होप कि आप अपनी बातों से पूरा कर देंगे। थैंक यू। आप सबकी इजाज़त से शुरू करना चाहता हूँ इस कार्यक्रम को। तीनों बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं। मेरे लिए ये बहुत बड़ी चुनौती है कि तीनों को आधे घंटे पौन घंटे में समेट देना है इस कार्यक्रम को, इस सत्र को, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इंसाफ हो जाए। संविधान और सियासत, आपसे पहले किरण रिजिजू जी जो कि पूर्व लॉ मिनिस्टर रहे, अभी पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर हैं, उसके पहले रविशंकर प्रसाद जी थे, सुबह चीफ जस्टिस रहे, चंद्रचूड़ साहब आए, यूयू ललित साहब आए। तो ये मंच आज सुबह से बहुत ही गरिमामय और बहुत ही मर्यादा के साथ इस पर चर्चाएँ हुई हैं। वहीं से शुरू करता हूँ जो मैंने सुबह से सुना और सीखा। मेरा पहला सवाल अभिषेक सर आपसे है। आज की तारीख में ये बार बार कहा जा रहा है कि संविधान खतरे में है। क्या अगर ये संविधान खतरे में होता तो क्या ऐसा कार्यक्रम, ऐसा आयोजन हो पाता जहां 3 विचारधाराएं एक साथ एक मंच पर बैठकर इस विषय पे चर्चा कर रही हैं? कैसे आप कह रहे हैं कि संविधान खतरे में है? ये एलिगेशन अपोजिशन जो लगाता है। पहले तो मैं प्राथमिक रूप से क्षमा याचना करूंगा कि मैं नॉर्मली इस पोशाक में नहीं आता हूं। कुछ ऐसे फंक्शंस हैं आज सुबह जिनमें अनिवार्य था या ऐसा होना, और कई फंक्शंस थे आज। आप बहुत हैंडसम लग रहे हैं सर। दूसरा आपने सर चाह रहे हैं सर के लिए ताली बजाई जाए, तारीफ की जाए। चलिए, और कुछ होता है कि नहीं, कम से कम आपने एक सर्टिफिकेट तो दिया हमें समेटने से पहले। देखिए, अगर जानबूझकर संविधान के बारे में हम विकृत करना चाहेंगे हमारी बात, तब आप ये कहेंगे जो कहा जा रहा है कई और तबकों से। जब हम ये कहते हैं कि हनन हो रहा है तो बड़ी सरल बात कह रहे हैं। वो बात है मूल्यों का हनन हो रहा है। इस संविधान के क्या मूल तत्व हैं, उन मूल्यों की कमी हो रही है, हनन हो रहा है या उन पे आघात हो रहा है, सिर्फ ये मतलब है। इस संविधान के स्तंभ हैं कुछ, वो एक बहुत अब्यूज्ड वर्ड कह लीजिए, उस शब्द को भूल जाइए, लेकिन धर्मनिरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता, कोई भी शब्द कहिए उसके बारे में, फ्रेटर्निटी, सौहार्द, संघीय ढांचा इत्यादि इत्यादि, ये तो हैं कई सारे मूल्यों वाले स्तंभ। उसके अलावा हमारे स्तंभ हैं संसदीय गणतंत्र, CAG, EC। तो पहली बात तो है कि अगर आप ये जो स्तंभ हैं, संस्थापित स्तंभ हों या बिना संस्थापित स्तंभ हों, उनको कमज़ोर करते हैं तो आप हनन कर रहे हैं। और दूसरा, इसके आप कई उदाहरण देते हैं। मैं सिर्फ वही प्राथमिक रूप से बोल रहा हूँ, मैं आपको समझा लेना नहीं चाहता, लेकिन मैं समझता हूँ कि 7-8 बहुत ही चिंताजनक डेवलपमेंट्स हुए हैं, काफ़ी समय से हुए हैं। एक तो देश में दुराव, अविश्वास, विभाजन की राजनीति, ये अपने आप में पूरा डिस्कशन हो सकता है, मैं सिर्फ आपको बिंदु दे रहा हूँ उसकी। दूसरा, हमारे संस्थाओं को कमज़ोर करना। एक उदाहरण लीजिए आप ब्यूरोक्रेसी को। मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा, लेकिन ये गोदी मीडिया, ये जो ब्यूरोक्रेसी का जो फ्रेम हुआ है आज, वफादारी का कसौटी सबसे ऊपर है, बाकी कसौटियाँ पीछे हैं। तीसरा, मीडिया पे भी, और मैं ज़्यादा इसमें बाहर के आघात की बात नहीं, मीडिया के अंदर के आघात की बात करूँगा।
कि ये जो शब्द डेवलप हुआ है गोदी मीडिया, इसका कोई कारण रहा होगा। मेरे को तो याद आता है एडवाणी जी का वो वाक्य के व्हेन वी आस्क्ड यू टू बेंड यू क्रॉल्ड। मैं समझता हूँ आजकल कई तबकों में वो लागू हो सकता है। चौथा उदाहरण है वो विश्वसनीयता जो पहले थी चुनाव आयोग में, वो बिल्कुल नहीं है। तो इन सब संस्थाओं पे इस तरह के बहुत उदाहरण हैं। आप एक और उदाहरण दीजिए, अंबेडकर साहब ने कभी ये नहीं सोचा था कि जब आप केंद्र से गवर्नर नियुक्त करेंगे, बल्कि डिबेट्स में कहा था कि एक म्यान में दो तलवार नहीं हो सकती, मुख्यमंत्री और राज्यपाल। आज दुर्भाग्य की बात है कि संस्थाओं को धूमिल करने में एक बहुत बड़ा योगदान रहा है कि हमारे सभी एक जो राज्यपाल हैं उनको इंस्ट्रक्शन के साथ भेजा जाता है। वो एजेंट से भी ज़्यादा बुरी तरीके से पेश आते हैं। गलती करने का अधिकार क्षेत्र है चुनावी सरकार को, वो अधिकार क्षेत्र उन पे छोड़ना चाहिए। उसका शासन टेक ओवर नहीं कर सकता राज्यपाल। तो ये 5 है उदाहरण, मैं आपको 5 और दे सकता हूँ। और सबसे ज़रूरी दुरुपयोग, मैं इसी क्यों एक बात मैं और कर दूँ आप कहने पे, एक तो दुरुपयोग एजेंसीज का। हम सब जानते हैं आजकल वॉशिंग मशीन फैशनेबल नहीं रहा, लॉन्ड्री फैक्ट्री कहा जाता है, लेकिन दुरुपयोग एक छठा उदाहरण है। और सातवां है कि मैं समझता हूँ इस देश भारत की बहुत बड़ी एक मजबूती रही है कि यहाँ पर प्रतिशोध की राजनीति नहीं रही थी पहले। कम से कम 3 प्रदेशों का अपवाद मान लें तो बाकी प्रदेशों में नहीं थी। ठीक, अब ये इंस्टीट्यूशनलाइज हो रही है और मैं इससे बहुत घबराता हूँ। आपकी इजाज़त से मैं बीजेपी के नेता हैं जावड़ेकर जी, वरिष्ठ नेता रहे, केंद्र में मंत्री रहे, उनसे चाहूँगा कि आप ज़रूर जवाब दीजिएगा प्रकाश सर। लेकिन हमने कल ही नतीजे देखे प्रकाश सर, 2 राज्य में चुनाव हुए, एक में दोनों में प्रो इनकम्बेंसी, दोनों में विपरीत विचारधाराएं दोबारा सरकार में जीत कर आ गई और बहुत बड़ी मेजॉरिटी के साथ जीत कर आई। महाराष्ट्र में अगर महायुति एनडीए जीता तो झारखंड में हमने देखा इंडिया ब्लॉक जीता, जेएमएम हेमंत सोरेन ने इतिहास रचा दोबारा सरकार बनाकर। जो बात यहाँ पर अभी सिंघवी साहब ने कही कि पूरी तरीके से संविधान खतरे में है, 7-8 उन्होंने एग्जाम्पल गिनाए, मैं चाहता हूँ कि आप ज़रूर रिस्पॉन्ड करें क्योंकि आपकी सरकार है, 10-11 साल से आप सत्ता में हैं, आप दोनों एक दूसरे के विरोधी विचारधारा के हैं। आप कैसे काउंटर करेंगे इन एलिगेशंस का जो विपक्ष आप पे लगाता है? काउंटर करने जैसे ये आरोप है नहीं, ये मनगढ़ंत आरोप है। पहली बात यह है कि संविधान 75 साल में एक ही बार तोड़ी गई थी, वो इमरजेंसी के दरमियान, और उसकी भी कहानी समझना चाहिए। हम भुक्तभोगी है, हम 14 महीने जेल में रहे और सत्याग्रह करके गए थे। देश में 1,30,000 लोग बंदी बनाए गए थे और कभी देश को पता भी नहीं चला, सेंसरशिप थी कि भाई क्या हो रहा है, कि कौन जेल गया है, क्या हुआ है, किसी को पता नहीं। तो ये सेंसरशिप, जैसा आपने शुरू में पूछा वो सही है कि क्या ऐसी चर्चा कर सकते हैं? अरे बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं। मेरे पिताजी सब एडिटर थे दैनिक केसरी में लोकमान्य तिलक जी के, और उसमें उन्होंने 25 तारीख को उनका नाइट शिफ्ट था। सुबह आए, उन्होंने कहा तो पुलिस आके बैठ गया और वो चेक करेगा कि ये न्यूज भेजनी है, देनी है, कैसी देनी है, नहीं देनी। तो ही बिकेम ए सुपर एडिटर। तो इस तरह से ये जो भुगता है लोगों ने। और दूसरा 2-3 पहलू केवल बताना चाहता हूं जी। 39th ये इमरजेंसी क्यों लाई? क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंदिरा जी को अनसीट किया था और उसको ठीक करने के लिए उन्होंने क्या किया? 39th अमेंडमेंट लाया। क्या उसमें था? 7 अगस्त को इंट्रोड्यूस हुआ, पास हुआ लोकसभा में, 8 तारीख को राज्यसभा में पास हुआ, 10 अगस्त को 17 असेंबली में पास हुआ, उसी दिन नोटिफाई हुआ, क्योंकि 11 तारीख को अपील जो इंदिरा जी ने किया था उसकी सुनवाई होनी थी। तो कोर्ट के सारे अधिकारी समाप्त कर दिए 39 अमेंडमेंट में सारे अधिकार समाप्त कर दिए, तो वो सुनवाई नहीं कर सकते। तो ऐसी स्थिति बना दी, कोर्ट की पावर खत्म करी। उस समय लोकसभा एक्सटेंडेड 42वीं संविधान संशोधन, वो तो भयंकर लोकतंत्र की हत्या थी। उसके चर्चा में तो आपको पता होगा, याद होगा कि नीरेन डे हमारे अटॉर्नी जनरल थे और उन्होंने कहा कि
कोर्ट ने पूछा कि आप ये कह रहे कि हेबियस कॉर्पस का अर्ज एप्लीकेशन था, वो सुनवाई थी, तो उन्होंने कहा कि कितना भी समय बंदी रखने का सरकार को अधिकार है, और बिना जांच का, बिना सबूत का और बिना सुनवाई का ये अधिकार सरकार को है। और इसके बाद उन्होंने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने जब पूछा, हाईकोर्ट में था, तो हाईकोर्ट ने जब पूछा कि क्या इसका मतलब उनको जीने का अधिकार है कि नहीं, तो नीरेन डे ने कहा था सरकार अगर चाहे तो किसी की जान भी ले सकती है। तो यहां तक गया था मामला। और एक ही वाक्य उसमें और जोड़ूंगा कि सारी अभिव्यक्ति स्वतंत्रता खत्म थी, संगठन की स्वतंत्रता खत्म थी, कार्यक्रम करने की आजादी खत्म थी, आंदोलन करने की आजादी खत्म थी, अनिश्चित काल के लिए बिना मुकदमा चल सकता था। स्वर्ण सिंह कमेटी एक बनी, वो 10 दिन में केवल कांग्रेस के पदाधिकारियों से विचार विमर्श करके संविधान को कैसे संशोधित करेंगे ये उन्होंने बताया। और जी, पावर ऑफ पार्लियामेंट, जो अभी रविशंकर जी भी कह रहे थे, 368 में पावर है, लेकिन उस पावर को पार्लियामेंट ने जो कानून पास करेंगे, संविधान संशोधन करेंगे, उसको कोई चैलेंज भी नहीं कर सकता। ये है स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश। क्या ये लोकतंत्र था? मुझे अभिनंदन करना है जनता का। ये भी मैं उसका एक कहानी बताऊं। हम जेल में थे, 18 जनवरी 77 को इंदिरा जी ने चुनाव की घोषणा की और मैं पार्शियली इमरजेंसी लिफ्ट करती हूं बताया, तो हमें 26 जनवरी को छोड़ा, केवल राजनीतिक बंदियों को, संघ के या बाकी लोगों को नहीं छोड़ा था। तो ये जो हुआ, तो ये क्या था? जेल में भी चर्चा हुई 18 से 26 तक। चर्चा ये थी कि क्या इज इट ए ट्रैप? एंड यस, इट वाज ए ट्रैप टू लेजिटिमाइज द इलीगल इमरजेंसी जी, इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड। और उसमें क्या हुआ, लोगों ने खत्म किया ये दुराचार, लोगों ने डिफीट किया ये इमरजेंसी के तहत जो पावर ली थी। इंदिरा गांधी भी पराजित हुई, संजय गांधी भी पराजित हुए, और उसके बाद लोगों ने ये लोकशाही की प्रस्तावना फिर से की है, ये हमें भूलना नहीं चाहिए। प्रकाश जी, और जयप्रकाश जी सॉरी, बीच में बताइए। इंटरवीन कर रहा हूँ, समय का ध्यान भी रखना है हमको। आपकी जी, बात जी, इज जी। वेल टेकन। आपने कहा कि जो कुछ हुआ 77, 76 में, वो ज़्यादा बड़ा संविधान के साथ खिलवाड़ था, ना कि आज की डेट में। मैं ओपनिंग कमेंट एक बार पवन वर्मा जी का ले लूँ और फिर उसके बाद आप अभिषेक मनु सिंघवी जी जवाब देना चाह रहे हैं आपकी बात का। लेकिन पवन सर, क्या संविधान खतरे में है? क्या स्थिति इतनी बुरी आ गई है? सुमित जी, देखिए, आपने बड़ा एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया और मुझे अफसोस है कि इसके उत्तर में अगर आप बीजेपी से के वरिष्ठ प्रवक्ता से कहें तो उनकी बात हमेशा इमरजेंसी की होती है और सही भी है। और अगर आप कांग्रेस या और किसी पार्टी जो विपक्ष में, उनसे पूछिए तो वो आज के कुछ हालातों पर रोशनी डालते हैं। प्रश्न महत्वपूर्ण ये इसलिए है क्योंकि संविधान महज एक कागज का टुकड़ा है अगर उसकी आत्मा को जीवित न रखा जाए। सीधी सीधी सी बात है। इमरजेंसी में संविधान के जो मूल कुछ सिद्धांत हैं उनका हनन हुआ, वो 77 की बात है। पर ऐसा नहीं है कि सरकारें आज की हों या पहले की हों। संविधान के आड़ में संविधान की आत्मा पर प्रहार होता चला आया है। यह मैं नहीं कह रहा हूं कि संविधान खतरे में। देखिए, सबकी बात सुनी तो मेरी भी 2 मिनट के लिए सुन लीजिए, परेशान मत होइए। संविधान की आत्मा, द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तब तक स्वस्थ रहता है जब तक उसके जो मूल स्तंभ हैं वो कमजोर नहीं होते। सेपरेशन ऑफ पावर्स की बात की, रविशंकर प्रसाद यहाँ थे। द जुडिशरी, लेजिस्लेचर
एग्जीक्यूटिव, और उसमें मैं चौथा जोड़ता हूं मीडिया। आज एग्जीक्यूटिव की हालत ये है कि पहले मैं बात करता हूं ब्यूरोक्रेसी की। ब्यूरोक्रेसी इस तरह से सत्तारूढ़ पार्टी के ही लक्ष्यों से लिप्त हो गई है कि वो एक स्वतंत्र राय देने के अब काबिल बहुत कम बची है, और इससे संविधान को खतरा है। जहां तक लेजिस्लेचर का एग्जीक्यूटिव पावर है, अब आप जानते हैं कि अगर लोकसभा में पूर्ण बहुमत आ जाए और राज्यसभा में एक मैनेज्ड या वाकई में पूर्ण बहुमत आ जाए, तो आप किसी भी तरह के कानून को पारित कर सकते हैं। और अगर राज्यसभा में आपकी बहुमत नहीं है, तो ये भी हुआ है कि जो कानून फाइनेंस बिल नहीं है उनको ऐसा घोषित करते हुए राज्यसभा की अनुमति लेना जरूरी ही नहीं समझा गया है। इससे संविधान का हनन हुआ है। और तीसरी बात यह है कि ये कहना कि अगर आपके पास बहुमत है तो आप पार्लियामेंट के से अकाउंटेबल हैं और इसमें जुडिशरी का कोई चेक्स एंड बैलेंसेस का रोल नहीं है, ये भी हनन है। आप किसी तरह का कानून पारित कर दीजिए, जो जुडिशरी है उसके पास संवैधानिक अधिकार है कि आपके कानून को वो जुडिशरी रिव्यू कर सके, और अगर वो संविधान से मेल नहीं खाता है तो उसको खारिज करे। पर उसमें भी देखिए क्या होता है, फुल बेंच से कोर्ट का जजमेंट आता है और पार्लियामेंट में जिस पार्टी की बहुमत होती है और पूर्ण बहुमत हो अगर, तो ऑर्डिनेंस आ जाता है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को खारिज करने के लिए। इससे संविधान का हनन होता है। तो सवाल ये है कि, और आखिरी बात, बल्कि एक छोटी सी बात और एक मिनट लूंगा, जो संविधान की आत्मा में जिस स्वतंत्रता से कुछ इंस्टीट्यूशंस बनाए थे, अगर वो अपनी स्वतंत्रता खो बैठे और बड़े जाहिर तौर पर खो बैठे, जैसे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जैसे कि मैं समझता हूं कुछ इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज जो अपने आप में स्वायत्त है, स्वतंत्र हैं, वो किसी राजनीतिक पार्टी के निर्देशों पर काम नहीं करती हैं, अगर वो कॉम्प्रोमाइज हो जाए तो संविधान को खतरा है। और आखिरी बात मैं कह दूं, जहां तक मीडिया का सवाल है, देखिए हम यहां बैठे हैं और मैं एनडीटीवी की बहुत इज्जत करता हूं, बल्कि कुछ और चैनलों से ज्यादा करता हूं, क्योंकि अपेक्षा के विरुद्ध भी यहाँ पर कुछ ऐसी राय व्यक्त करने की पूरी आज़ादी है जो हम करते भी हैं। पर मीडिया पर दबाव है, और इस सरकार में तो ज्यादा है और सरकारों में भी हुआ है, क्योंकि मीडिया हाउसेस कॉर्पोरेट कंट्रोल में, देखिए मैं सीधी बात कर रहा हूं, और कॉर्पोरेट्स सरकार के दबाव में आ जाते हैं। फिर भी मैं कहता हूं मीडिया बाय एंड लार्ज स्वतंत्र है, पर उस पर प्रेशर है। तो अब इन कारणों से, और फिर कुछ कानून यूएपीए, पीएमएलए, दुरुपयोग, आप किसी चीज पर अगर अपनी डिसेंटिंग राय दीजिए तो बिना आपको कारण बताए घर से उठा करके जेल में डाल दिया जाता है विदाउट बेल, और आपका केस 4 साल, 5 साल, 6 साल पड़ा रहता है। ये प्रोसेस बिकम्स द पनिशमेंट। इससे संविधान को खतरा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, इमरजेंसी एक ड्रामेटिक अटैक था, पर बहुत से और भी तरह से लोगों ने वेशभूषा बदली। पवन सर, आप ही से मेरा काउंटर सवाल है, फिर इस मंच को खोल देता हूं मैं, और वो ये कि क्योंकि आप ना बीजेपी से हैं ना आप कांग्रेस से हैं, इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं, एजेंसीज का दुरुपयोग, एजेंसीज पर दबाव, मीडिया पर इन्फ्लुएंस, हम 75वें साल में हैं आज़ादी के। मेरी उम्र अभी 55 साल भी नहीं हुई, मैं 51 साल का हूँ, पर मैंने इतिहास पढ़ा है, मैंने देखा है कि क्या क्या हुआ।
किस किस प्रधानमंत्री ने किस किस सरकारों में कब कब कैसे इस्तेमाल किया, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे जब हो। क्या आप इससे इनकार करेंगे कि सरकारें क्यों बनती हैं? इसी प्रभाव का इस्तेमाल के लिए तो बनती हैं। देखिए, वो करती हैं तो उसको क्योंकि आप न्यूट्रल आदमी हैं, उसका तोड़ क्या है, कैसे ठीक हो सकता है? नहीं, मैं आपसे कहता हूं कि मैंने तो किसी की तरफ उंगली नहीं उठाई थी। गुनाहगार समझेगी दुनिया तुझे, बस इतनी भी ज्यादा सफाई ना दे। मैंने तो बीजेपी की तरफ बात ही नहीं की। मैंने कहा सरकार जब आती हैं तो संविधान पर खतरा होता है। अगर बाकी स्तंभ, उसमें विपक्ष भी है, वो मजबूत ना हो और अगर उनको कमजोर करने की कोशिश हो तो अब आपने पूछा इसका हल क्या है, वो एक बड़ा ही लंबा आंसर है। इसका आज समय नहीं है। हल हैं, हल मिलेंगे, हल पहले मिल चुके भी हैं, पर सबसे बड़ा हल न ढूंढने का तरीका ये है कि सबसे कहना कि कोई खतरा ही नहीं है। कबूल कीजिए कि खतरा है और रहेगा हमेशा। ठीक है अभिषेक सर, आप जवाब देना चाह रहे हैं। आपने ये प्रोग्राम शुरू किया था एक बड़े स्पष्ट प्रश्न से। जी, वो प्रश्न था कि ये खतरा आप कह रहे हैं संविधान को, संविधान तो है बरकरार है, हम लोग बात कर रहे हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं। तो मैंने आपको कहा कि पहली बात तो ये उसकी किताब या उसके पन्ने की खतरा नहीं है, उसकी मूल्य तत्वों का, जैसा उन्होंने कहा आत्मा पे खतरा है। उसके बाद मैंने आपको 8 या 9 बड़े स्पष्ट खतरे के बिंदु गिनाए। अब मेरे मित्र और हम पुराने बहुत बार साथ रहे मीडिया में, जब हमने शुरू किया था ये, जावड़ेकर साहब ने क्या मेरे किसी भी बिंदु का उत्तर दिया? ये मेरा पहला टिप्पणी है, एक का भी नहीं दिया। नंबर 2, वो सीधा पहुंच गए 77 में। ये भगवान की कृपा है कि वो नेहरू तक नहीं पहुंचे अभी तक, लेकिन यहाँ तक पहुंच गए। अब मैं कहता हूँ कि क्या 2 गलत, और एक बार मान लीजिए कि आपातकाल घोषणा गलत थी, 2 गलत सही करेंगे? ये दूसरी टिप्पणी है। तीसरा, आपातकाल, और वैसे मेरी पीएचडी आर्टिकल 352 से 358 के ऊपर ही है, एक संवैधानिक रूप से घोषित अपवाद है। संविधान के अंतर्गत जब अपवाद संविधान खुद बनाती है तो साथ साथ उन अपवादों को कार्यान्वित करने के लिए वो सीमाएं भी देती है, बाउंड्रीज भी देती है। तो था गलत, था सही, वो संवैधानिक बाउंड्रीज के अंतर्गत हुआ था। आज जिस 8 मूल्यों की मैंने बात की, जिसका जावड़ेकर जी ने कोई जवाब नहीं दिया, प्रयत्न भी नहीं किया जवाब देने का, वो अघोषित आपातकाल से कहीं ज्यादा है कि नहीं, ये मेरा प्रश्न है उत्तर के रूप में। मैं उनसे पूछूंगा, लेकिन मुझे एक चीज़ बताइए अभिषेक सर, ये संविधान की प्रतियां हाथ में लेके रैलियां करना, चुनावी कैंपेन करना, ये साबित क्या करता है? क्या दिखाना चाह रहे हैं आप? क्या अगर संविधान वाकई में खतरे में होता तो कांग्रेस पार्टी की बात को समझ में आता ना? महाराष्ट्र में कल क्या हुआ, कांग्रेस पार्टी कहां से कहां आ गई। तो इसीलिए आप वही गलती कर रहे हैं जो कई लोगों ने की है कि बहुमत अगर आपके साथ है तो कानून और अल्पमत का कोई मायने नहीं है। ये सबसे बड़ी गलती रही है जनतंत्र गणतंत्र में। ये यूरोप में हुआ था बहुत बड़ी गलती कि मेजॉरिटी तो हमेशा हमारी आती है। जर्मनी में यही हुआ था आर्गुमेंट। आप देखेंगे संविधान का मूल, और इसमें अगर ये जो कोई कहता है तो इसका मतलब है संविधान की संरचना को नहीं समझे हैं। संविधान का मूल उद्देश्य है वो अधिकार एंट्रेंच करना जो एंटी मेजोरिटेरियनिज्म है, वो बहुमत के विरुद्ध वाले अधिकार को बचाता है संविधान। तो ये कभी ना समझिए कि आप चुनाव जीत गए हैं इसलिए जो कुछ भी आप कर रहे हैं, ये जो मैंने 8 बिंदु दिए वो विलुप्त हो गए। कुछ तो आप जीत रहे हैं चुनाव उन 8 बिंदुओं के कारण और कुछ जो उनके कारण नहीं जीत रहे हैं वो विलुप्त नहीं होते आपके चुनाव जीतने से। हाँ, ये जरूर बात है कि चुनावों की साइकिल ऐसी होती है कि आपके, पर ये लगता है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, चुनाव हार गए तो ये तर्क है। नहीं सुमित जी, ऐसे मैं अगर सुपरफिशियल तर्क दूं कि हम ठीक है, हम वहाँ हारे, बुरी हार थी, बहुत मार्जिन बड़ा था, झारखंड में जीत गए, तो उससे क्या ये वैलिडेट हो जाती है ये बातें जो कर रहे हैं? चुनाव की साइकिल हमको बिल्कुल जीतना चाहिए। चुनाव जो हम हारे हैं बहुत बुरा हारे हैं, मेरे को कोई इसमें संदेह नहीं बोलने के लिए, एक जगह अच्छा जीते भी हैं। लेकिन जब आप संविधान की जब बात कर रहे हैं तो बल्कि मैं समझता हूँ मूल उद्देश्य 26 नवंबर वाले पर्व के लिए है कि हम राजनीति की संकीर्ण गलियों के अंदर जो आप चुनाव के बहुमत की बात करते हैं उससे परे हट के बात करें। जावड़ेकर साहब,
26 नवंबर आ रहा है, 2 दिन के बाद हम लोगों को उस बड़े कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, आप भी उसका हिस्सा होंगे। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जो बात अभिषेक मनु सिंघवी जी कह रहे हैं कि एजेंसीज पे दबाव, एजेंसीज का बेजा इस्तेमाल, ब्यूरोक्रेसी, चुनाव आयोग, सब आपके प्रेशर में, ये जो एलिगेशन लग रहा है, आप इनके पॉइंटेड जवाब क्या देना चाहेंगे? बिल्कुल चाहूंगा। एजेंसीज के रिपोर्ट लॉ मिनिस्टर के केबिन में लिखे गए थे, एडिट किए गए थे, ऐसा नहीं हुआ है कभी। दूसरा, उन्होंने कहा कि न्यूज़पेपर का, अरे न्यूज़पेपर का तो रोज कैसे अपहरण होता था वो देखा है लोगों ने। और आज कुछ भी कहो, ये मोदी मीडिया वगैरह जो कहना है, ये सब एक नैरेटिव की लड़ाई है, वास्तविकता नहीं है। आज 1 लाख से ज्यादा यूट्यूब चैनल्स अपनी अपनी राय रखते हैं, बेबाक तरीके से रखते हैं। कौन सा उनको रोका है? मैं ही 4 साल सूचना प्रसारण मंत्री था, किसी एक समाचार पत्र को भी फोन कभी नहीं किया कि आप ये मत छापो, ये मत दिखाओ, ये मत कर दो। ऐसा हम नहीं करते। लेकिन मेरे पूर्वसूरी जो मंत्री थे, उनको वो क्या क्या करते थे ये सब मुझे मालूम है। तो ये भी दूसरा उत्तर है। तीसरा, चुनाव आयोग, अरे बाबा 64 करोड़ लोगों के इतना अच्छा वोटिंग हुआ, एक दिन में उसकी गणना भी हुई। आज इलान मस्क ने भी कहा कि अमेरिका में एक प्रदेश का नहीं हो रहा है अभी तक, और भारत ने एक दिन में सब किया। और कितना है, झारखंड में जीतेंगे तो ईवीएम अच्छा, महाराष्ट्र में हारेंगे तो ईवीएम बुरा। अब तो महाराष्ट्र में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जज को ही उन्होंने पकड़ा है कि उनके कारण ये महाराष्ट्र में हमारी हार हुई है। तो ऐसे ऐसे कुतर्क जब अगर देगा तो ये क्या मान लेंगे कोई? और जो उन्होंने कहा था, यानी 3-4 बातों का मैंने उत्तर दिया, और भी देता हूं। आज सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों का आदर करके, और जो जितने मात्रा में पहले ऑर्डिनेंस निकलते थे उससे कम निकले ना, और सारे निर्णय रद्द करने के नहीं किया। बहुत सारे निर्णय पर मतभेद हो सकता है, मान्य नहीं हो। प्रकाश जी, यही बात तो अभिषेक जी बोल रहे थे कि 2 गलत, अगर मान लीजिए 76 में इमरजेंसी लगी, वो गलती थी, तो इसका मतलब गलती करने का अधिकार थोड़ी मिल जाता है। सही तो सही होना चाहिए। मैंने तो कहा कि मैंने 4 साल मंत्री था उसमें, उस विभाग का, कभी भी हमने ये नहीं किया। और जो मीडिया की आजादी है, सारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी हमने क्या रूल लाया कि भाई आपका एक इंफॉर्मेशन अधिकारी नियुक्त करो, आप जो नियम टेलीविजन के कंटेंट दिखाने के है उसका पालन करो, और उसका कोई शिकायत करता है तो उसका निराकरण करने के लिए एक व्यवस्था खड़ी करो। इतना ही हमने कहा। और आज मैं बता रहा हूँ ना, रोज हजारों नए यूट्यूब चैनल तैयार हो रहे हैं, लोग बोल रहे हैं, लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो कहाँ आपत्ति है? किसी ने नहीं आपत्ति की। मीडिया का इतना एक्सप्लोजन और मीडिया को इतनी आजादी। आपके इस बात का जवाब लेता हूँ। दोनों लोगों ने यहाँ माइक उठा लिया, पवन जी ने भी और सिंघवी साहब ने भी। पवन जी, ये तो सच्चाई है ना कि बड़ी संख्या में यूट्यूबर्स काम कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि काम नहीं हो रहा होता तो ये डेमोक्रेसी का हिस्सा नहीं है क्या? आप पूरी तरह से मीडिया को नियंत्रित नहीं कर सकते, और वो सत्य भी है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी कोशिश नहीं। दोनों में अंतर समझिए। दूसरी बात, मैं प्रकाश जी से सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं जी। बहुत सम्मान करता हूं, मेरे दोस्त मित्र भी हैं, और मैं ये किसी एक पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पूछ रहा हूं, पर बेसिक स्ट्रक्चर जो संविधान का है उसमें लोकतंत्र है, वो तो मानते हैं कि नहीं? अगर मानते हैं तो उसके स्वस्थ रहने का एक प्रयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्वतंत्रता है, ये मानते हैं कि नहीं? तो अगर ये दोनों चीज मानते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय का एक निर्णय आया जिसमें उन्होंने चुनाव आयुक्तों का
इलेक्शन कमिश्नर्स के चयन पर नियुक्ति एक प्रोसीजर बताया, उसको ऑर्डिनेंस से क्यों ओवररूल किया? मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं। प्रकाश, बिल्कुल मेरा उत्तर है साहब कि इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति यह एडमिनिस्ट्रेटिव मुद्दा है और इसलिए हमेशा 75 साल सभी सरकारें जो भी आई उन्होंने इलेक्शन कमीशन को अपॉइंट किया और इलेक्शन कमीशन सबको सुनता है। इलेक्शन कमीशन हर एक ऑब्जेक्शन का उत्तर देता है और इलेक्शन अच्छी तरह से कंडक्ट होते हैं। यानी इससे फ्री एंड फेयर इलेक्शन क्या हो सकते हैं? कभी हर अलग अलग दल एक गुलदस्ता है हमारा देश में कि वो सभी जगह अलग अलग। प्रकाश जी, पवन जी आपकी बात से कुछ कहना चाह रहे हैं। प्रकाश जी माफी चाहता हूं, बीच में थोड़ा सा हस्तक्षेप कर रहा हूं। मैं मानता हूं कि चुनाव आयोग एक बहुत ही बेहतरीन मिसाल है एक स्वतंत्र इंस्टीट्यूशन की। उसको और स्वतंत्र करने में अगर सर्वोच्च न्यायालय सरकार की मदद कर रहा था तो ये किस कानून में और किस संविधान में लिखा है कि इसको करने से मनाही है और एडमिनिस्ट्रेशन ही ईसीआई को अपॉइंट करेगा? इसमें आपको आपत्ति क्या थी? नहीं, ऐसा है, कार्यपालिका का कुछ अधिकारी नहीं है और हर चीज में सुप्रीम कोर्ट के जज ये नहीं कर सकते अपॉइंट, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि हर क्षेत्र में सुप्रीम कोर्ट ही उसका जज बनेगा। ऐसा भी नहीं होता ना, ये कोई लोकतंत्र की फेर रचना नहीं है। विपक्षी नेता है, विपक्ष का नेता है और बैठे हैं, विपक्ष की राय मेजॉरिटी किसकी है वो भी सामने आती है, विपक्ष की राय भी। लेकिन ये जो एक एक सवाल उठाते हैं ना अभिषेक मनु सिंघवी भी कि माइनॉरिटी वोट का कुछ है कि नहीं या अल्पमत का कुछ आदर है कि नहीं। आदर है, लोकशाही में उसका स्थान है, लेकिन इसका मतलब अल्पमत को वेटो का अधिकार है ऐसा लोकतंत्र की व्याख्या नहीं है। सिंघवी जी कुछ बोल रहे हैं। प्रकाश जी, अब हम लोग सब थोड़ा अब एब्स्ट्रैक्ट बातें कर रहे हैं, इन्होंने भी सैद्धांतिक लेकिन थोड़ी एब्स्ट्रैक्ट बात की है। मैं उनका, पवन जी का उत्तर देने का प्रयत्न करता हूं आपको कि क्यों नियुक्तियां करते हैं, क्यों आप कानून ऐसा पास करते हैं। दो उदाहरण एक्चुअल रियल लाइफ के जानने ज़रूरी हैं, एक ईसी के विषय में, एक दूसरी संस्था जो उतनी उत्तीर्ण है राज्यपाल के विषय में। पहला उदाहरण है कि 2019 के चुनाव में और 24 के चुनाव में भी करीब करीब जो केंद्र स्तर पे 30 या 40 महत्वपूर्ण व्यापक कंप्लेंट्स गई हैं, ज़्यादातर मैंने ही देखी हैं या मैं गया हूं खुद चुनाव आयोग में किसी डेलीगेशन के साथ। तो 2019 से बड़ा रोचक आंकड़ा आता है एक सामने। उस 30 या 40 में से 80% केसेस में, एक इंग्लिश में कहावत है पुश कम्स टू शव, सही कसौटी सही टेस्ट होता है जब ऐसे केसेस आते हैं, तब स्वतंत्रता का, निष्पक्षता का। तो 80% केसेस में सही रूप से, सही प्रमाणित रूप से आदेश दिया है चुनाव आयोग ने, 19 में भी और 24 में भी। लेकिन वो जो 15% केसेस बचते हैं वो नंबर 1 और नंबर 2 के विरुद्ध थे कंप्लेंट्स हमारी। तो अब ये जब नंबर 1 और नंबर 2 का नाम आता है तो सांप सूंघ जाती है संस्थाओं को। 19 का आंकड़ा सुनिए आप। आज जानते हैं चुनाव आयोग में विंडो बहुत 6 हफ्ते का होता है, तो इन 10-15% केसेस जो नंबर 1 और नंबर 2 के विरुद्ध थे उसको 3 हफ्ते तक, 6 हफ्ते में से 4 हफ्ते तक निर्णित नहीं किया। हम उच्चतम न्यायालय गए तो उनका क्या निर्णय करो, 1 हफ्ता बचा है, 2 हफ्ते बचे, 10 दिन में करो। उसके आदेश लेना पड़ा हमके निर्णय करने के लिए। निर्णय किया आखिरी 4-5 दिन में, जबकि जो करना था हो चुका था, और वो निर्णय था 2-1। उस 2-1 का खामियाजा एक व्यक्ति को आपने फिलीपींस भेज के करवाया था, और जो 2-1 था उस निर्णय को प्रकाशित भी नहीं किया था। दूसरा एक और ऐसी संस्था है राज्यपाल। आपने कभी सुना है 75 वर्ष में जनता दल की सरकारें भी हैं, कांग्रेस की भी हैं, वाजपेयी जी की भी हैं, मोरारजी देसाई, सबकी सरकारें रही हैं, कभी आपने सुना है कि राज्यपाल तमिलनाडु के, ये सब केसेस मेरे खुद के किए में से बोल रहा हूँ, राज्यपाल तमिलनाडु, राज्यपाल पश्चिम बंगाल, राज्यपाल पंजाब और 3-4 स्टेट्स हैं, कभी भी सत्तारूढ़ केंद्र वाली पार्टी वाला जो स्टेट होता है प्रदेश में उसके राज्यपाल नहीं, सिर्फ विपक्ष वाले प्रदेशों के राज्यपाल। जब पारित होता है अमुक बिल तो 1 वर्ष 2 वर्ष तक उसको अपना असेंट नहीं देते हैं, लेकिन लौटाते भी नहीं हैं।
क्योंकि जानते हैं कि संविधान में अगर लौटाएंगे तो वापस आ जाएगा लौट के। जब हम जाते हैं उच्चतम न्यायालय में, वो कहता है कि निर्णय तो करो भाई, फिर निर्णय करके वापस भेजते हैं, तो प्रदेश सरकार उसको तुरंत वापस पारित करके भेजती है। उसके बाद 1 या 2 20 में से पारित होते हैं, बाकी 18 या 15 को राष्ट्रपति को रेफर किया जाता है। क्या माननीय अंबेडकर जी ने इसकी स्वप्न भी देखा था कि ऐसे चलेगा? क्या उन्होंने सोचा भी था कि सीबीआई कहेगी कि रेलवे लैंड पे कुछ हुआ है तो हम किसी प्रदेश में घुस सकते हैं बिना अनुमति के? अभिषेक जी, आप वकील हैं, रोज यही काम करते हो कि रोज देश का एक नया नैरेटिव जो बनाना चाहते उसकी वकालत आप करते हो। वो आपका अधिकार है, डेमोक्रेटिक राइट है। लेकिन सच्चाई यह है कि एक बात भी नहीं आप बता सके कि संविधान के खिलाफ कुछ चीज हुई है। देखो, आप तो संविधान दिन भी नहीं मनाते थे, आप तो अंबेडकर जी को हराने पर जुटे थे लगातार, और पूरी व्यवस्था ही खत्म की। इससे देखो, बंगाल आज पाकिस्तान में 5 बार घटना आमूलचूल बदल गई, श्रीलंका में 3 बार बदल गई, नेपाल में अनेक बार बदल गई। तो ऐसा अपने यहाँ केवल 1 बार हुआ, और वो पाप कांग्रेस का है, ये कभी जनता नहीं भूलेगी। और वो आज उल्टा बता रहे कि संविधान की रक्षा करेंगे। अरे संविधान की रक्षा, मोदी जी ने कहा कि संविधान ही मेरा राजग्रंथ है। मोदी जी ने संविधान दिन की शुरुआत की। संविधान पर बहस करो, सभी लोग अपनी अपनी बात राय रखो, उस पर बहिष्कार केवल कांग्रेस और बाकी विपक्षी दल डाल रहे। तो ऐसा नहीं होता ना, ये कोई तरीका नहीं। संविधान पर चर्चा करेंगे हम और उस पर बहिष्कार करोगे तो ये कौन सी विधायक राजनीति है, ये कौन सी डेमोक्रेसी? सुमित जी, मुझे लगता है आजकल संविधान समारोह करने की कुछ आवश्यकता बढ़ती चली जा रही है। यानी एक बार फिर से वही जो मैंने आपको शेर पढ़ा था कि कुछ ज्यादा ही जरूरत पड़ रही है कि हम याद दिलाएं कि हाँ, हम संवैधानिक हैं। नहीं, संविधान का सिपाही अच्छी बात है, अच्छी बात है। अगर तारीफ करना चाहता हूं। जावड़ेकर जी कुछ बोले। एक मिनट सुमित जी, ऐसा है, इस देश में 2 संविधान एक तरह से चल रहे थे। इस देश का संविधान के कानून सभी राज्यों में लागू नहीं हो रहे थे, कश्मीर में नहीं हुए इतने साल। मोदी जी ने क्या किया? अंबेडकर जी का संविधान पूरे देश भर में लागू किया, दलित और आदिवासियों को उनका अधिकार दिया। कश्मीर में 2 एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान, 2 निशान नहीं चलेंगे, ये हमारा आंदोलन था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान उस पे हुआ, और वही आज हमने पूरा किया कि अंबेडकर जी की घटना, पूरा संविधान पूरे देश भर में लागू करना क्यों नहीं किया आप लोगों ने? यही तो मुद्दा है, क्यों नहीं न्याय दिया? जो विस्थापित आए पाकिस्तान से, उनको वोटिंग का अधिकार नहीं था। आपने अपनी बात की, मैं आप तीनों से, क्योंकि कार्यक्रम के आखिर में हम आ गए हैं, अब संविधान का असली सिपाही क्या संविधान की प्रतियां हाथ में लेके चलना रैलियों में वो है, या संविधान के आगे नतमस्तक होना वो है, या वाकई में संविधान की आत्मा को मानना, उसका सम्मान करना? ये सवाल मैं आप ही से शुरू करता हूं। आप समझाइए, संविधान का असली सिपाही आप किसको मानते हैं और क्यों? मुझे पूछा है जी सर। हाँ, तो संविधान को सही मात्रा में अपने लोकतंत्र की रक्षा करके सभी को अभिव्यक्ति स्वतंत्रता देकर एक अच्छी तरह से जनता के आशा आकांक्षाओं को आगे ले जाना और संविधान के मूल भाव का जतन करना, ये सारे कानून जो बनाए, पीएमएलए वगैरह किसने बनाए बाबा? तो ये कानून इन्होंने बनाए, वो दोषी नहीं है, और उस पर अमल हो रहा है और एजेंसीज पकड़ रही है, सबूत ला रही है, तो वो अपराध है। ये एक नैरेटिव, फेक नैरेटिव की जानबूझकर एक कोशिश हो रही है, और यही लड़ाई है। अब लड़ाई लोकतंत्र को फेक नैरेटिव से बचाने की है जी, और ये फेक नैरेटिव ही आज लोकतंत्र का या संविधान का सबसे बड़ा शत्रु है। अभिषेक सर, संविधान का असली सिपाही कौन? जो आपने प्रश्न पूछा, निश्चित रूप से वही है सिपाही जो उसके सच्चे मूल्यों की तरफ, मूल तत्वों की तरफ समर्पण दिखाता है, सही रूप से उसका अनुयायी है।
पहली बात, ये कोई नहीं कह सकता कि आप वास्तविकता, ज़मीनी सच पे उसका उल्लंघन करें और वहाँ जाके आप मंदिर में पूजा करें उसकी, तो उससे आप सच्चे सिपाही बन जाएंगे। नंबर 2, इसमें ये प्रतीकात्मक चीज़ें हैं जो की जाती है। हम जनता से बात करते हैं कि संविधान के इस मूल्य का हनन हुआ है, तो जब संविधान दिखाया जाता है तो किताब नहीं है, वो कागज़ नहीं है, उस मूल्य की बात हो रही है। नंबर 3, ये तो अम्बेडकर जी ने बार बार कहा था, उनका था देयर इज़ नो गुड कॉन्स्टिट्यूशन, देयर इज़ नो बैड कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज़ अ पर्सन्स हू ऑपरेट देम which will make it bad. This constitution is a perfectly valid document, but if the people who operate it are not good, then it will not be successful. तो अल्टीमेटली इसके अस्मिता और आत्मा को समझ के, और वो वही 8-9 मूल्य हैं जो मैंने बताए, जो स्तंभ हैं हमारे संविधान के, जो मूल्य हैं, जब तक आप उनको ज़मीनी सच पे ऑपरेशनलाइज नहीं करेंगे, कार्यान्वित नहीं करेंगे, तब तक आप कितने भी शब्द कर लें, कितने भी, अब आपने एक मैंने उदाहरण दिया संघीय ढांचे का, आप उसको कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहें, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म कहें, अभिषेक सर सॉरी बीच में इंटरवीन कर रहा हूँ, कांग्रेस ने भी तो मिसयूज किया, कांग्रेस की निश्चित रूप से किया। किस पार्टी ने? 2004 से 14 की बात करिए, बिहार में क्या हुआ था? मैं एक भी मान लेता हूँ कि मैंने किया, मतलब ये क्या हुआ तर्क इसका? यही तर्क तो कर रहे हैं, किया तो अगर हम आज सुधार की बात कर रहे हैं, कभी ना कभी जरूर किया होगा। राष्ट्रपति शासन में रियलाइजिंग मिस्टेक हुई 100 नहीं, मेरे, लेकिन डिबेट आज वो है ही नहीं। सुमित अवस्थी जी, 2024 पे डिबेट क्या है? 2024 पे डिबेट ये है कि तीसरी बार जो सरकार आई है, कम से कम 2014 से इन मूल्यों का हनन बढ़ा है। ये डिबेट नंबर 1 है। ये डिबेट नहीं है कि 1950 में नेहरू जी ने क्या किया या 1977 में क्या हुआ, यद्यपि उसका जवाब दिया है हमने। और जब तक आप उस डिबेट पे इस प्रकार की गलती किसने नहीं की होगी? मैं समझता हूँ मैं आपको उदाहरण दे सकता हूँ कि 356 का दुरुपयोग सब सरकारों ने किया है, कांग्रेस ने भी जरूर किया है। उससे क्या फर्क पड़ता है? उससे फर्क क्या पड़ता है? पवन सर, संविधान का सिपाही कौन है, कैसा होना चाहिए? सुमित जी, एक सिपाही तो आप बैठे और दूसरे सिपाही नागरिक है, पर नागरिक सिपाही तभी बनेंगे जब वो एक बात समझ लें, सरकारें किसी की भी हों, बात मैं वहीं से शुरू करता हूं, संविधान की आत्मा को अगर बचाना है तो हर नागरिक को समझना होगा कि कथनी और करनी में सरकारें अंतर करती हैं। और इसीलिए मैं आपका कार्यक्रम एक मेरी पसंदीदा शेर है उससे करना चाहता हूं। संविधान तो लिख दिया है, दिल से तो हर मुआमला करके चले थे साफ हम, दिल से तो हर मुआमला करके चले थे साफ हम, कहने में उनके सामने बात बदल गई। ये बात बदल गई है, इसलिए नागरिक अगर सिपाही नहीं बनेगा तो सरकारों पर मत छोड़िए संविधान की रक्षा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, व्हाट अ पॉजिटिव नोट टू एंड दिस। प्रकाश सर, थैंक यू सो मच। जावड़ेकर साहब, आपने वक्त निकाला, जुड़े वहाँ से, तहे दिल से शुक्रिया। पवन सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सिंघवी सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप कि इस कार्यक्रम के जरिए, इस चर्चा के जरिए आपको दोनों पक्ष कहानी के समझ में आए होंगे। बाकी तो आप सब, जैसा कि पवन सर ने कहा, उसी नोट पे ख़त्म करता हूँ। अधिकार जो है वो जनता को समझ रहे हैं कि कब संविधान का असली सिपाही कब और कैसे कहाँ बनना है। बहुत बहुत धन्यवाद, जोरदार तालियां आप सबके लिए भी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, थैंक यू। और हम अब कार्यक्रम की समापन की ओर बढ़ रहे हैं। मैं चाहता हूं कि एक बार आप सब लोग जोरदार तालियां बजाएं अपने लिए। मुझे नहीं पता आपने अपने पूरे जीवन काल में संविधान पर इतनी चर्चा कब सुनी, इतनी बात कब सुनी, लेकिन संविधान ने हमें अच्छा खासा वक्त दिया, हमारी रक्षा की है। तो हमारा ये फर्ज है, कर्तव्य है कि हम संविधान के प्रति सचेत रहें, संवेदनशील रहें, सतर्क रहें। एक बार फिर से अपने लिए जोरदार तालियां बजाइए। और साथ ही मैं हमारे जो स्पॉन्सर्स हैं, पार्टनर्स हैं, उनका जिक्र जरूर करना चाहूंगा, जिनकी मदद से ये सफल कार्यक्रम का आयोजन हम कर सके। प्रेजेंटिंग स्पॉन्सर राजस्थान टूरिज्म, पधारो हमारे देश, को पावर्ड बाय यूनियन बैंक, एसोसिएट स्पॉन्सर्स ऑयल इंडिया और पावर ग्रिड। और अंतिम 2 पंक्तियां कहकर मैं इस कार्यक्रम का समापन करूंगा। मौजूद जब तक बाबा साहेब का संविधान रहेगा,
मौजूद जब तक बाबा साहेब का संविधान रहेगा, जिंदा हर हिंदुस्तानी का स्वाभिमान रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका एनडीटीवी इंडिया के इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।